हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी यूनिट 1 के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने बचे हुए जो भी टॉपिक्स हैं, जो कि हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो गए, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हो गए और एंटी एरिथमिक एजेंट्स हो गए। इन तीनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में डिस्कस करके आपकी फार्माकोलॉजी यूनिट 1 को कंप्लीट कवर कर देंगे। तो देखिए, यूनिट 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी यूनिट थी और इसीलिए यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा टाइम भी यहाँ पर लग गया। बट देखिए, आप बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी यूनिट्स यहाँ पे बहुत ही मतलब इतनी लेंदी नहीं है। तो मान के चलिए कि बस जो है इस मंथ के अंदर तो डेफ़िनेटली आपकी यूनिट 1 यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट हो जाएँगी। बाकी इसकी जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? imperfectpharmacy.in। और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में, तो देखिए इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारा एंजाइना क्या होता है। क्योंकि देखिए, एंटी एंजाइनल हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एंजाइना क्या होता है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इसको सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोरोनरी आर्टरी आखिर ये क्या नई चीज है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारा जो हार्ट है ये हमारा जो है ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हमारे ऑल्टा के थ्रू। अब भाई देखो, हार्ट जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट इतना काम कर कैसे पा रहा है? भाई हार्ट को भी तो कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, हार्ट को भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, हार्ट को भी तो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो हार्ट को कैसे मिल रही है? तो क्या हार्ट को ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है? भाई हार्ट को भी तो जरूरत है। तो यहाँ पे हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल्स या फिर कह सकते हो कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है जिसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट काम कर पाता है? तो यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी हमारी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी हमारी वो आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। देखो भाई, बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है कि भाई हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो क्या वो खुद को नहीं सप्लाई करेगा? तो खुद को भी तो करेगा ना। तो खुद को ये हमारा कैसे करता है? हमारे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑर्टा से ही हमारी कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमारी होती हैं कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पूरे हार्ट में फैली होती हैं और पूरे हार्ट को मसल्स को ब्लड सप्लाई, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी ऑक्सीजन होता है, वो सब हमारा सप्लाई करने का काम हमारा कोरोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों बोला जाता है? यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे कोरोनरी आर्टरी में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे होगी। इट इज ए कंडीशन इन विच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स ऑफ हार्ट गेट रिड्यूस्ड। देखो, इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिया का मतलब ही होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब देखो, अगर ब्लड सप्लाई का लॉस होगा तो ब्लड से ही तो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, यानी अब ऑक्सीजन सप्लाई का भी लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा हार्ट की मसल्स हैं उनको यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और ब्लड सप्लाई करता कौन है? कोरोनरी आर्टरी। यानी कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो वही चीज़ है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कैसे होती है, क्यों कम हो जाती है, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे IHD या फिर CAD, तो शॉर्ट फॉर्म है। IHD मतलब इस्केमिक हार्ट डिजीज, CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डेवलप्स व्हेन कोरोनरी आर्टरी बिकम डिजीज्ड और डैमेज। यानी ये कब होता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डैमेज या फिर कोई डिजीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। इन IHD यानी इन इस्केमिक हार्ट डिजीज, ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मायोकार्डियम। देखो, यहाँ पे मैंने जैसा आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी हार्ट वॉल 3 टाइप की होती हैं, जिसमें से मायोकार्डियम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि जो हमारी मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड। यानी मायोकार्डियम को जितनी डिमांड है उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, उतना न्यूट्रिएंट्स, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये डेवलप होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग ऑफ प्लैक एंड इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद आप लोग बस आराम से पूरा सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बस ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस कोरोनरी आर्टरी को थोड़ा सा जूम करके बनाए तो देखो, ये भी हमारा एक सिंपल आर्टरी की तरह होगा जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो इस आर्टरी में, ठीक है, अगर किसी तरीके से कुछ लिपिड्स या फिर कुछ फैट का डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, यानी कुछ फैट्स इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा भाई, इस आर्टरी की नैरोइंग हो जाएगी, और नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई आराम से हो रही थी उसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी भाई, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे कह सकते हो इनके अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। देखो एक चीज़ समझो कि भाई जब यहाँ पे ब्लड जब जब यहाँ पे कह सकते हो जगह ही नहीं ज़्यादा बच रही है, तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, वही चीज़ है यहाँ पे। इसीलिए एक रीज़न ये हो सकता है कि कुछ हमारा लिपिड या फैट डिपोजिशन हो जाए, और एक रीज़न हमारा और क्या हो सकता है कि मान लो किसी वजह से, ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो कह सकते हो कि जो हमारी वॉल है, ठीक है, अगर वो हमारी डैमेज हो जाए, यानी कि वो हमारी थोड़ी सी रप्चर हो जाए, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारा कह सकते हो प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, अब आप लोग को जो है इस चीज़ के बारे में जब पता होगा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अगर आप लोग जानते होगे, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब भी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डैमेज आता है तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान लो हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी डैमेज हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भाई क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे प्लेटलेट्स और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और बहुत सारे कह सकते हो कि WBC जाके इकट्ठा होके क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक टाइप का प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो इन सभी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा भाई, हमारे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, और इसी की वजह से हमें जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बिल्डिंग ऑफ प्लैक एंड इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज। देखो इन्फ्लामेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी इस चीज़ को समझ पाओगे कि जब भी हमारा क्या होता है कि हमारी ब्लड सेल्स में कुछ भी डैमेज वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स या फिर कह सकते हो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो अब देखो वो चीज़ यही है ना कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एट लास्ट में क्या कर सकती हैं कि जो है मेजर कॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। बाकी यहाँ पे बात करें तो इस्केमिक हार्ट डिजीज इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग हार्ट डिजीज एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से समझना पड़े। तो देखो एंजाइना वर्ड अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, तो एंजाइना को जो है चेस्ट पेन के लिए यूज किया जाता है। तो एंजाइना इज अ टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई वही चीज़ है कि हमारा जो है एंजाइना का मतलब ये होता है कि चेस्ट पेन हो जाना, ठीक है। अब ये चेस्ट पेन किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, यानी कि जब हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड वेसल्स जो है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता है, तभी हमारा एंजाइना देखने को मिलता है। तो भाई वही चीज़ तो है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों हो सकता है भाई, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ही तो होगा, तो वही चीज़ है। बाकी इट इज़ अ सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इट इज़ अ कंडीशन दैट अराइज्ड व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड इट्स सप्लाई टू मायोकार्डियम। तो भाई वही जो बता रहा है कि मायोकार्डियम यानी कि इस हार्ट की जो कह सकते हो मिडिल लेयर होती है, उसके उसके अंदर जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस हो जाता है, यानी जितनी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है, तभी हमारा क्या होता है, हमारा एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। अब एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो ये भी हमारा जो है 3 टाइप का देखने को मिलता है, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, थर्ड हो गया वेरिएंट। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेबल एंजाइना के बारे में। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉनिक एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। बाकी इट जनरली अकर्स व्हेन हार्ट इज वर्किंग हार्डर दैन इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशन। देखो ये स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि देखो एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, सिंपल सी बात है। तो जो स्टेबल एंजाइना का जो चेस्ट पेन होता है वो जनरली मतलब नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मली कोई भी पेन नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग कुछ ऐसा काम करोगे जो कि जिसमें हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे अगर मान लो कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कार्डियो वगैरह कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कार्डियो, तो उसमें क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, तो हार्ट जब ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हमें जो है थोड़ा सा चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ना ये होता कैसे, इट अकर्स ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ प्लैक और फैट डिपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरीज। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो डिपोजिशन हो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होते कि एकदम ब्लॉक हो जाए, बस थोड़ा सा कह सकते हो पार्शियल ब्लॉकेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट करोगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ पेन ऑफ स्टेबल एंजाइना रिलीव्ड बाय प्रॉपर रेस्ट और मेडिकेशंस, यानी कि प्रॉपर आराम करने से इसका जो पेन होता है वो चला भी जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जो कि हमारा यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना।
तो अब देखो ये अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, द पेन ऑफ अनस्टेबल एंजाइना अकर्स इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेस्ट, स्लीपिंग और सडनली, यानी ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। ये हमारा क्या होता है कि ये रेस्ट में भी देखने को मिल सकता है और सोते समय या फिर सडनली, मतलब अचानक से इसका पेन उठ जाता है। अब इट इज कंसिडर्ड मोर सीरियस देन स्टेबल बिकॉज एज रेस्ट और मेडिकेशन इज नॉट इनफ फॉर इट्स रिलीफ। देखो स्टेबल में हम लोगों ने क्या देखा कि आराम करने से, रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पेन होता है अगर स्टार्ट हुआ तो रेस्ट लेने से नहीं ठीक होता है। इट जनरली अगर्स ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी ये क्या होता है, ये तब होता है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है, यानी इसके अंदर कुछ रप्चर हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया रप्चरिंग होगी तो क्या होगा, या तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी या तो इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगा। तो उसी की वजह से क्या होगा, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कह सकते हो हमारा जो है मास डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा। और बाकी हम लोग बात करें वेरिएंट एंजाइना की, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ एंजाइना, यानी कि ये थोड़ा सा रेयर होता है। बाकी इट्स पेन जनरली अगर सेट रेस्टिंग, यानी कि इसका जो पेन है ना, जैसे एंजाइना के जो बाकी दोनों हम लोगों ने देखे, उसका पेन नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिव पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि जैसे आप लोग आराम कर रहे हो तब हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी एक रेयर हो जाता है। और इट अकर्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और देखो ये क्या होता है, ये तब होता है जब किसी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारी, बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दिस नैरोइंग और स्पाज्म लीड्स टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब देखो चूंकि अगर हमारी आर्टरी नैरो हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन हो गया और हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। देखो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा, लिपिड्स का जो है कह सकते हो एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया और स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, सब चीज़ें आप लोग को पता ही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। डायबिटीज, एज, स्ट्रेस, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो है कॉज कर सकती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और अब हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं अपने पैथोजेनेसिस, यानी कि किस तरीके से हमारी जो है कह सकते हो इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर जितनी भी ये सारी हैं एंजाइना वगैरह कैसे देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म हमारा, वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने अभी देखे कि जिन जिन रीजन्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स लीड्स टू इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल ही तो है। तो ब्लड वेसल्स की देखो यहाँ पे जैसे ये मान लो कोरोनरी आर्टरी है ना, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है, यानी कि ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, देखो अंदर वाले पार्ट को जैसे मान लो ये इसकी लेयर, ठीक है, तो ये इनर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग लाइनिंग, ठीक है। देखो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कवरिंग और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं लाइनिंग। तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है ये हमारी किससे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से, ठीक है, एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स है, अगर ये हमारी जो है इंजर्ड हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये अगर इंजर्ड हुई तो ये हमारी रप्चर हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जब हमारी अगर आप लोगों ने इन्फ्लामेशन पढ़ा हो तो इन्फ्लामेशन, देखो इन्फ्लामेशन हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस किया है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारा सेल डैमेज होता है, ठीक है, जब भी हमारे सेल को डैमेज होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं उसको बॉडी का। अब जब भी हमारा इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लैक स्टार्ट, यानी कि जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी तो हमारा क्या होगा, एक जो है प्लैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा भाई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारा जो है ब्लड फ्लो में रिड्यूस। अब भाई वही चीज़ है ना कि जब जैसे जैसे ये सब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। बाकी इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। भाई जब हमारा ब्लड फ्लो की सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ऑक्सीजन, क्योंकि देखो आप लोग को पता है ना कि ब्लड के अंदर जो हमारा आरबीसी होता है तो यही हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, तो जब ये ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसकी वजह से हमें जो है एट लास्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर कह सकते हो जो भी सारी, ठीक है, यानी इसकी वजह से एंजाइना भी इसी की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी इसी की वजह से और एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसी की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। एंड अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें हमें जो है अपने एंजाइना पेक्टोरिस या फिर जो भी कह सकते हो इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारा जो है हार्ट अटैक, हार्ट फेलर,
किडनी फेलर, आई प्रॉब्लम्स, वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे एंजाइना का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से एंजाइना में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारी यहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक कम हो जाती है। यानी हार्ट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उससे कम ऑक्सीजन यहाँ पे हार्ट को मिलती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हार्ट में जो है कह सकते हो एक चेस्ट पेन टाइप का फील होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये जो हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं ये क्या करेंगी? एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना। पे एक सिंपल सी बात है, अ कंडीशंस मार्क्ड बाय अ चेस्ट पेन, जिसमें हमारा क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स व्हेन हार्ट मसल्स डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिच ब्लड, यानी कि जब हमारी हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है वहाँ पे या तो हमारा कुछ जो है ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, या तो हमारा जो है कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह जैसा चीज़ें हो जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों की वजह से हमारी हार्ट में जो है ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ब्लड ही हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करें तो ये क्या करेंगे? द प्राइमरी गोल ऑफ दीज ड्रग्स इज टू इंप्रूव ब्लड फ्लो। तो या तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारे हार्ट का ब्लड फ्लो है उसको अच्छा कर देंगे और रिड्यूस द हार्ट्स ऑक्सीजन डिमांड, या फिर जो दूसरा काम है वो ये कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, ठीक है, तो अब ये अपने जो भी हार्ट की कह सकते हो डिमांड है, ठीक है, मतलब हार्ट का जो भी वर्क है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। मतलब देखिए, हार्ट को यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइना में ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में एक इम्बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग जो है हार्ट के काम को थोड़ा सा कम कर पाएँ किसी तरह, ठीक है, मतलब हार्ट रेट को थोड़ा कम कर दें, ठीक है, या फिर हार्ट की कह सकते हो पंपिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, मतलब कह सकते हो जितना कह सकते हो ब्लड अमाउंट है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, वो सारी चीज़ें अगर हम लोग करें तो भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं होगी हार्ट को। तो देखिए, वैसे अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर दवाएं हमारी यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड को ही रिड्यूस करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन की, तो देखिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे केडी त्रिपाठी से रेफर किया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो हम लोग बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट क्लासेज हैं, बट मेन जो हम लोग देखेंगे वो हमारे नाइट्रेट्स होंगे, ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और यही बेसिकली हमारे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज एंटी एंजाइनल एजेंट्स, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, नाइट्रेट्स भी हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा थोड़ा कम टाइम के लिए जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी कम टाइम का होता है लेकिन बहुत ही जल्दी एक्शन शो करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो एक्शन थोड़ा सा डिले शो करते हैं लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक का होता है। अब देखिए, नाइट्रेट्स बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझना चाहें तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड आप सभी को पता है हमारा एक टाइप का पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, यानी कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे दोबारा से अच्छी हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई होने लगता है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने और ड्रग्स की, तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स, अब ये सभी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी भी देखी हुई हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में, हमारे सीएचएफ में। तो देखिए, बीटा ब्लॉकर्स का यहाँ पे क्या रोल होगा? सिंपल सी बात है, बीटा रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, कार्डियक आउटपुट वगैरह को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट को कह सकते हो हार्ट के जितना काम करना होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर हमारे ड्रग्स जैसे प्रोप्रेनोलोल, मेटाप्रोलोल, ये सभी चीज़ें आप लोग समझ ही चुके हो। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है भाई, कैल्शियम आप सभी को पता है मेन रीजन होता है हमारे किसी भी मतलब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन का, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हमारे हार्ट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो रही हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दें, थोड़ा कम कर दें, तो हार्ट को यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम हार्ट का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी थोड़ा सा, ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर भी डिफरेंट सब क्लासेज हैं, जैसे हमारी एक सब क्लास हो गई फिनाइल एल्काइलामीन, इसके अंदर हमारी वेनामापिल आ जाती है, वेरापामिल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा बेंजोथाइजापिन, ठीक है, तो उसके अंदर डेल्डियाजिम हो गया। उसके बाद हमारी डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, इसके अंदर हमारा निफेडिपिन हो गया, फेलोडिपिन, अम्लोडिपिन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमें देखने को मिलती हैं।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्लास की, तो ये हमारे आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो देखिए पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना सेकंड लेक्चर देखा था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पोटेशियम चैनल्स हैं, तो जब हमारा पोटेशियम हार्ट से कह सकते हो बाहर जाना स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी हमारा हार्ट में क्या होता है, दोबारा से हाइपर पोलराइजेशन होता है या फिर कह सकते हो रीपोलराइजेशन होता है। तो वो स्टेट के लिए हमें क्या चाहिए, और जब रीपोलराइजेशन होता है तो हार्ट क्या होता है, दोबारा से हमारा जो है रेस्टिंग स्टेज में आने लगता है। तो हार्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट कर पाए, है ना, ज़्यादा रेस्टिंग स्टेज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर्स का यूज करते हैं, जो कि रीपोलराइजेशन या फिर कह सकते हो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है। और उसके बाद हमारी कुछ अदर ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी, जैसे हमारा डाइपायरिडोमोल हो गया, ठीक है, डाइपायराडामोल हो गया, उसके बाद हमारा रोनोलाजिन हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हो जाती हैं। अब देखिए वैसे तो हमारी बहुत सारी क्लासेज हैं, बट वही बात है कि हम लोग मेनली बात करेंगे अपने नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे अपने एंटी एंजाइनल ड्रग्स में। तो देखिए नाइट्रेट्स हमारे क्या होते हैं, सिंपली नाइट्रेट्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशंस प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, ठीक है, विच इंप्रूव्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड रिड्यूस इट्स वर्कलोड, और जो क्या करता है कि हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो को यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे आर ऑफन यूज्ड बोथ फॉर इमीडिएट रिलीफ एंड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन। तो हम लोगों ने देखा इसके अंदर दो क्लास थी, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। तो हमारे ये जो है, मान लो अगर हमें बहुत ही इमीडिएट रिलीफ के लिए चाहिए तो शॉर्ट एक्टिंग यूज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए जो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग यूज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना। तो ये हमारी काफ़ी ओल्डेस्ट और ज़्यादातर यही यूज होती है, सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए नाइट्रेट्स वर्क बाय कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे एक टाइप का बहुत ही पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। दे रिड्यूस्ड प्रीलोड विच डिक्रीजेस हार्ट ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड पहली बात वैसोडाइलेटर का तो काम करता है, उसके बाद हमारा जो है ये वेन्स को डायलेट करके क्या करता है, हमारी जो भी कह सकते हो प्रीलोड होता है, ठीक है, यानी हार्ट के पास जो भी वेन्स के थ्रू जो भी ब्लड वापस आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को थोड़ा सा काम कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। डायलेट्स कोरोनरी आर्टरी इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। और देखिए हमारे कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके क्या करता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है उसको यहाँ पे अच्छा कर देता है। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो नाइट्रेट्स क्या होता है, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे ग्वानिल साइक्लेस के थ्रू यहाँ पे हमारे जीटीपी को, यानी कि ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट को हमारे सीजीएमपी, ठीक है, हमारे साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ये क्या करता है, अब ये हमारे यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा, आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा एक्टिन मायोसिन, यहाँ पे यही दोनों तो मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये काम कब करते हैं, जब इनका यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, यानी कह सकते हो जब भी एटीपी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे एनर्जी मिलती है, तभी ये काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो हमारा फॉस्फोराइलेशन हुआ था, देखिए फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना, डीफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का डिटैच होना। तो जो इनका फॉस्फोराइलेशन जब होता है, सिंपली समझो, तब ये काम करते हैं, ठीक है, तब इनको एनर्जी मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पे इनका डीफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे तो इनको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ये काम कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो भी वस्कुलर स्मूथ मसल्स है वो दोबारा फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारे कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं। अब देखिए अगेन, अगर आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेम में बहुत डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाके आप लोग दोबारा से देख लेना अगर इसको समझना है। बाकी सिंपली आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारे एक्टिन मायोसिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे जैसे नाइट्रेट्स में क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन की बात करें तो नाइट्रेट्स में हमारा जैसे एक शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है व्हेन टेकन सबलिंगुअली, यानी कि जब हम लोग इसको सबलिंगुअल रूट से लेते हैं तो ये हमारा बहुत ही रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी की वजह से बहुत ही फास्ट एक्शन शो करता है, क्योंकि ये हमारे मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारे जो आइजोजॉर्बाइड डाइनाइट्रेट होती हैं और मोनोनाइट्रेट होती हैं, ये हमारी यहाँ पे ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे नाइट्रेट्स जो है जनरली इनका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे
नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोजॉर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारे यहाँ पे एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं इन लिवर व्हेन टेकन ओरली, ठीक है। देखिए मेन चीज़ जब हम लोग ओरली लेते हैं, वैसे नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग यहाँ पे जनरली सबलिंगुअल रूट से भी लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। अगर ओरली लेंगे तो हमारा एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे ये किडनी के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। हाफ लाइफ की बात करें तो देखिए वही चीज़ें, नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 1 से 4 मिनट। उसके बाद जो हमारे आइसोजॉर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट होते हैं, ये हमारे जो है 1 से 2 और या फिर 4 से 5 आवर तक इनकी हाफ लाइफ देखने को मिलती है। यूजर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, एंजाइना पेक्टोरिस में तो होगा ही, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे इनको जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक वगैरह में, ठीक है, उसके बाद CHF, उसके बाद हमारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और उसके बाद हमारे साइनाइड पॉइजनिंग में भी इनका यूज देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो सिंपली हमारा जैसे हेडेक, डिजनेस और हाइपोटेंशन, ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड वेसल्स यानी काफ़ी ज़्यादा डायलेट भी हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर कुछ हमारी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब अगर हमें बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, सिंस इट इज़ इफेक्टिव, फास्ट एक्टिंग एंड इकोनॉमिक, यानी कि काफ़ी इकोनॉमिक, मतलब कि ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ठीक है, फास्ट एक्टिंग होती है और इफेक्टिव भी होती है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको सबलिंगुअल रूट से लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही रैपिड एक्शन देखने को मिलता है और इसका जो है एक्शन जो है लगभग 1 घंटे तक देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन वही बात है कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं इन केस ऑफ स्टेबल एंजाइना एंड इंक्रीजेज ऑक्सीजन सप्लाई इन वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, और वेरिएंट एंजाइना के केस में ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ाने का काम करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेज की बात करें तो हमारे नाइट्रोग्लिसरीन जो है सबलिंगुअल मतलब सबलिंगुअली लिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वही चीज़ है कि एक्यूट एंजाइनल पेन या फिर एंजाइना के प्रिवेंशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट हमारा वही है कि हेडेक, ब्लड विजन हो गया, वीकनेस, वर्टिगो, डिजनेस, ये सारी चीज़ें हमारी एडवर्स इफेक्ट में आ जाती हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड ड्रग की, जो कि इसके अंदर थोड़ा सा फेमस है, ठीक है, जिसको हमारी लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स होते हैं, तो ये हमारी हो जाती हैं आइसोजॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड डाइनाइट्रेट, ठीक है। तो ये दोनों ही ड्रग्स हमारी बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करती हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सी बात है कि ये भी हमारी काम तो वैसे ही करेंगी, बाकी जनरली ये क्या करती है कि हमारे प्रीलोड को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वॉल्यूम डायस्टोलिक प्रेशर और उसके बाद यहाँ पे मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, इन सभी को यहाँ पे ये रिड्यूस करने का काम करती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन जैसा ही देखने को मिलता है। और देखिए वैसे यही हमें मेन देखना था, बाकी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बाकी अपने क्लासेज को भी देख लेते हैं कि कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। वैसे तो आप लोग समझ ही चुके हो, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हमारे क्या होते हैं, इनका थोड़ा सा स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज की वजह से अगर अस्थमा हो रहा है तो उसमें यहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और उसके बाद ये हमारे कार्डियक वर्क और ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो देखिए ये करते क्या है कि जो हमारा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये बीटा रिसेप्टर्स को पे जाके ब्लॉक कर देते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि हमारा बीटा रिसेप्टर क्या होता है, हमारे एक टाइप का सिंपैथेटिक सिस्टम का रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाता है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक वर्क डिक्रीज हो जाएगा, और जब कार्डियक वर्क डिक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी नहीं, तो हमारा मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे क्या करते हैं, सिंपली बात है हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो देखो वही चीज़ है कि हमारे जो कैल्शियम है वो क्या करता है भाई, कैल्शियम ही तो हमारा डीपोलराइजेशन को हमारा प्लेटो फेस में लेके जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन थोड़ा लॉन्ग चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें, स्पेशली जो हमारे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंट्रासेलुलर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कि हमारे सेल के इंट्रासेलुलर पार्ट में कैल्शियम कम हो जाएगा, और जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जो है वैसोडाइलेशन देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आप लोगों को तभी समझ में आएंगी जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाला लेक्चर देखा होगा। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पोटेशियम चैनल्स हैं जब वो यहाँ पे ओपन होते हैं तो जब पोटेशियम हमारा
इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जाता है तभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा रीपोलराइजेशन होता है और हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल को ओपन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हमारे हार्ट के रेस्टिंग स्टेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारी वो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी एंजाइनल में, क्योंकि हमारी वैसोडाइलेशन, तो देखिए वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे वैसोडाइलेशन में भी मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही बात है कि जो हमारा कैल्शियम और पोटेशियम ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो अगर हमारा पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाने लगा तो हमारा इंट्रासेलुलर चार्ज निगेटिव हो जाएगा और हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कह सकते हो मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वैसोडाइलेशन हो जाएगा ना। पोटेशियम चैनल ओपनर्स की बात करें तो ये हमारे जो है एटीपी सेंसिटिव, मतलब कि एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जो कि हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज करवा देता है और हमारा स्मूथ वेसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे एंटी एंजाइनल एजेंट्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी एरिथमिक एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एंटी एरिथमिक एजेंट्स को भी देखने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिथमिया को समझते हैं कि एरिथमिया क्या होता है, क्योंकि देखिए एंटी एरिथमिक एजेंट्स हमारी वो दवाएं होती है जो कि एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती हैं। अब वैसे देखिए एरिथमिया तो होता क्या है कि हमारा हार्ट का इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, उसी को हम लोग एरिथमिया बोलते हैं, यानी कि हार्ट की रिदम में एक जो है डिस्टर्बेंस हो जाना। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे अपने एंटी एरिथमिक एजेंट्स के बारे में। तो देखिए वैसे तो एरिथमिया मतलब कि हमारे यहाँ पे जब हमारी कोई चीज़ रिदम में नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हार्ट के बारे में। अब हार्ट में देखो क्या होता है, हार्ट में जो हमारा रिदम होता है, तो रिदम से बेसिकली मतलब होता है हमारे हार्ट बीट से। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जनरली क्या होता है कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो है, एक जो हमारा एक एवरेज टाइम होता है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, मतलब एक मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 बार बीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैसे तो जनरली ये रेंज हमारी 60 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने एक्सरसाइज किया तो वो ज़्यादा हो गया, या फिर कभी कभी मतलब थोड़ा सा कुछ आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा लो हो गया, है ना, तो वो सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन एक जनरल में हमारा 72 रहता है। लेकिन क्या हो कि अगर जो हमारी ये हार्ट बीट है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे 72 की बजाय हमारी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और ये नहीं कि थोड़े इंस्टेंट टाइम के लिए, काफ़ी लंबे टाइम के लिए, या फिर हमारी 72 बीट से मतलब 60 से जो है नीचे चली जाए, है ना, और या फिर 90 से 80-90 से ऊपर चली जाए, ठीक है, पर मिनट में, तो वो हमारी जो तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी हार्ट की बीट होने की जो रिदम है उसमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वैसे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एरिथमिया की, तो एरिथमिया रिफर्स टू एन एबनॉर्मलिटी इन द रिदम ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें बीट्स हमारी मतलब जो हमारा हार्ट बीट करता है तो उसमें हमारा कंडक्टिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, और उसमें हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या होता है, हमारे जो भी कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी हमारे आयंस चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है, उनका इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख ली हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ विच कैन कॉज द हार्ट टू बीट टू फास्ट, टू स्लो और इरेगुलरली, तो देखिए एरिथमिया में क्या होता है कि या तो हमारा हार्ट जो है बहुत ही फास्ट बीट करने लगता है, या फिर बहुत ही स्लो हो जाता है, या तो इरेगुलर मतलब कि या तो फास्ट या तो स्लो, मतलब अचानक से कभी फास्ट हो जा रहा है कभी स्लो हो जा रहा है ना। जनरली एरिथमियास आर हार्मलेस, तो देखो वैसे जनरली एरिथमिया हार्मलेस होता है, लेकिन कब, जब ये एक इंस्टेंट टाइम के लिए हो या फिर थोड़े दिनों के लिए हो। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो ये हमारे हार्ट को इवेंचुअली हमारा डैमेज कर देता है, क्योंकि भाई हार्ट हमारा जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए बीट्स हमारी बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा काम करेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। और अगर हमारा बहुत कम भी बीट हो रही है, इसका मतलब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इवेंचुअली हमारा यहाँ पे हार्ट जो है वीक या फिर डैमेज हो जाता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करें, तो इसमें देखिए वही चीज़ें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाला लेक्चर देखा है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, अगर नहीं देखा है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम लोग दोबारा से वही चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए होता क्या है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न ऑफ कार्डियक रिदम ऑफ हार्ट इज नोन एज एरिथमिया। तो वही चीज़ है कि जो हमारा हार्ट के जो नॉर्मल पैटर्न होता है, ठीक है, जो बीट करने का नॉर्मल पैटर्न होता है, जब वहाँ से डेविएशन हो जाता है तो उसी को एरिथमिया बोलते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब देखो आप सभी को पता है कि हमारा हार्ट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इन सभी का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होता रहता है ना। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है ना, और जो हमारा सोडियम है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होता है, निगेटिव हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट में ज़्यादा होता है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा जो है दोबारा से वही चीज़ें देखेंगे जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में देखी थी, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। अगर देखिए तो स्किप कर देना, नहीं देखिए तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है।
यहाँ पे बात करें अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में, तो देखिए अगर आप लोगों ने न्यूरॉन की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को पढ़ा था, ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपली समझेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें मेनली हम लोग यही देखेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हार्ट का जो है खुद का ही कंडक्टिंग सिस्टम होता है, मतलब वो ऑटो रिथमिसिटी पे वर्क करता है, मतलब उस हार्ट को जो है काम करने के लिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम यहाँ पे हमारे हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हार्ट में हमारे इम्पल्स का जनरेशन होता है, ठीक है, और किस तरीके से हमारा यहाँ पे जो भी हमारा हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा एस ए नोड होता है, ठीक है, ए वी नोड होता है, यही सारी चीज़ें। एस ए नोड ही हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, वही बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है हमारे हार्ट में। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, किस तरीके से, बस वही चीज़ें हमें इसमें देखनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस दैट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ हार्ट, मतलब कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती हैं जो कि हमारे हार्ट के फंक्शन को गवर्न करती हैं। पार्टिकुलरली हाउ दे जनरेट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन और जनरेशन होता है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से हमारा एस ए नोड जनरेट करता है, उसके बाद किस तरीके से पुरकिंजे फाइबर्स और ए बी नोड की हेल्प से पूरे हार्ट में उसका जनरेशन होता है। लेकिन ये एक्चुअल में मतलब इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होती है, कौन से यहाँ पे कह सकते हो आयंस का रोल होता है, वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स इंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड फ्लो, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अब देखिए अगर हम लोग मोटी मोटा समझना चाहें तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के जो है हमारे सिंपल से पांच फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला हमारा जीरो हो जाता है, बाकी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो इस तरीके से हमारे 5 फेज होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि देखिए जो हमारे हार्ट की सेल्स होती हैं वो दो नेचर की होती हैं। एक हमारी कंडक्टिंग नेचर की होती हैं, जैसे हमारा एस ए नोड हो गया, ए वी नोड हो गया, ठीक है, ये हमारी कंडक्टिंग नेचर की सेल्स हो गई। और एक हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट में मेनली कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का काम करती हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंडक्टिंग सेल्स में हमारे किस तरीके से यहाँ पे हमारा कंडक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हमारा हार्ट में मतलब इम्पल्स का जनरेशन वगैरह हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ आयन चैनल्स। अब देखिए ये चीज़ आप लोग को तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप लोगों ने न्यूरॉन्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप समझ लो, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ थी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को पता है कि जैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हमारे कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक हमारा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब भी हमारी जो सेल है, ठीक है, जब उसको यहाँ पे कोई भी इम्पल्स वगैरह नहीं मिला, यानी कि उसको कोई काम नहीं करना है, आप ये समझिए कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो सेल्स है जब वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होती हैं। अब हालांकि वो स्टेज बहुत ही मिली सेकेंड्स का होता है, लेकिन जब भी होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे कितना पोटेंशियल होता है, तो उस टाइम हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग कि ये बहुत जनरल सी बात है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसके आउटर मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और इंट्रा सेलुलर में हमारे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है, निगेटिव अंदर ज़्यादा है, -90 मिलीवोल्ट यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अब होता क्या है, जैसे हम लोग अगर बात करें अपने फेज जीरो की, ठीक है, तो मतलब इसमें देखिए किस तरीके से हमारा जनरेशन होने वाला है। तो फेज जीरो में देखिए क्या होता है, दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड अप स्ट्रोक इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज कॉज्ड बाय सडन ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स लीडिंग टू अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। देखिए अब यहाँ पे फेज जीरो में होगा क्या, फेज जीरो में होगा ये कि देखिए नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा थे, ठीक है, और निगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पे इंट्रासेलुलर पार्ट में ज़्यादा थे। लेकिन हुआ क्या, फेज जीरो में जो हमारे सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, ये हमारे मतलब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, और ओपन होने की वजह से हुआ क्या है, जो हमारा सोडियम है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली अंदर आना स्टार्ट हो गया। अब ये बताइए सोडियम के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि अल्टीमेटली यहाँ पे ये इतने ज़्यादा अंदर आ गए कि ये जो हमारा -90 मिलीवोल्ट था, ये हमारा जो है बढ़ते बढ़ते ये पोटेंशियल चला गया 30 मिलीवोल्ट पे, ठीक है। और 30 मिलीवोल्ट पे जब गया तो हुआ क्या कि यहाँ पे अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा Na+ आ चुके हैं कि अंदर का जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा हो चुका है पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो बाहर वाला जो हमारा कह सकते हो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जो चार्ज है वो हमारा हो चुका है नेगेटिव, ठीक है, यानी हमारा जो है पोल कह सकते हो डीपोलराइज हो गई, ठीक है, मतलब इस फेज को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि डीपोलराइजेशन हो गया, यानी बाहर अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, बाहर नेगेटिव हो गए, क्योंकि Na+ हमारा बहुत सारा कंटिन्यूसली अंदर आया जा रहा है, ठीक है।
नाउ द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर पॉजिटिव मूविंग अराउंड -90 मिलीवोल्ट तो 30 मिलीवोल्ट। तो वही चीज़ है कि हमारा -90 से जो है हमारा +30 मिलीवोल्ट पे हमारा सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच चुका है। दिस ट्रिगर्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और देखिए इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से हमारा हार्ट में जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। नाउ अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट फेज, जो कि हमारा हो जाता है फेज 1। अब फेज 1 में देखिए क्या होता है, फेज 1 में हमारा सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। यानी देखिए अब ये जो हमारा Na+ है ये हमारा हो चुका है क्लोज। ठीक है, ये बंद हो गया। अब ये बंद हो गया तो अंदर आना Na+ बंद हो चुका है। ठीक है, नाउ एंड देयर इज अ ट्रांजिएंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू K+ चैनल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा ये बंद होता है तो हमारे यहाँ पे K+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन होते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से हमारा K+ बाहर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, मतलब K+ नॉर्मली क्या होता है हमारे इंट्रासेलुलर पार्ट में ज़्यादा होता है और Na+ बाहर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, Na+ काफ़ी अंदर आ चुका था, जिसकी वजह से हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूरा पॉजिटिव हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि अंदर से हमारे सेल के इंट्रासेलुलर पार्ट से हमारा K+ बाहर जाना स्टार्ट हो गया। अब जब K+ बाहर जाना स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या, देखिए अब यहाँ से अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, यानी कि ये जो पॉजिटिव हमारा अंदर बढ़ा था ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होगा। तो देखिए होता क्या है कि हमारा K+ बाहर जाना स्टार्ट तो करता है और थोड़ा सा कह सकते हो कि जो हमारा पोटेंशियल है वो यहाँ पे 30 मिलीवोल्ट से घट के जो है कह सकते हो 0 मिलीवोल्ट पे आता तो है। ठीक है, 0 मिलीवोल्ट के आसपास आ तो जाता है और कम होना चाहता है, लेकिन तभी होता क्या है, तभी आप लोग देखना, दिस क्रिएट्स अ लिटिल स्मॉल डिप इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्मॉल डिप आता है, मतलब 30 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल घट के जो है 0 मिलीवोल्ट हो जाता है। दिस फेज इज नोन एज इनिशियल और पार्शियल रीपोलराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारी जो पोल है, ठीक है, वो रीपोलराइज होने वाली तो थी क्योंकि K+ कंटिन्यूअसली बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी होता क्या है, तभी हमारा स्टार्ट हो जाता है फेज 2। ठीक है, और फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में ये होता है कि सबसे पहली बात इसको हम लोग यहाँ पे प्लेट्यू फेज के नाम से जानते हैं, और बाकी देखिए अभी क्यों जानते हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमारा Ca2+ का चैनल ओपन हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए हुआ क्या था कि फेज 1 में हमारा K+ चैनल ओपन हो गया। ठीक है, तो K+ बाहर जाने लगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा घट के 0 मिलीवोल्ट पे आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि फेज 2 में हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। अब जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो ये अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कैल्शियम अंदर की तरफ आने लग गया। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कोई डिफरेंस होगा भाई, एक तरफ बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है, तो ओवरऑल ये बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो जो हमारा थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ था, अब ये यहीं पे रुक जाएगा। मतलब ये 0 मिलीवोल्ट के आसपास, मतलब ये 0 एग्जैक्ट नहीं होता है, इसके आसपास यहाँ पे ये रुक जाएगा। और होगा क्या, ये फेस हमारी थोड़ी देर तक चलती रहेगी, और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्लेट्यू फेज बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखना, Ca2+ channel allowing Ca2+ to enter the cell slowly while K+ continues to exit। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ca2+ अंदर आ रहा है, K+ बाहर जा रहा है कंटिन्यू। L टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन while some K+ चैनल्स रिमेन्स ओपन। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारे L टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2-3 टाइप के चैनल्स होते हैं, एक L टाइप होता है, T टाइप होता है। ठीक है, तो T टाइप थोड़ा मतलब ये सब स्लो फास्ट होते हैं, तो उतना आप लोग डीप में मत जाइए, सिंपली समझिए कि यहाँ पे K+ का चैनल भी ओपन है और कैल्शियम का चैनल भी ओपन है। ठीक है, तो कैल्शियम अंदर आ रहा है, K+ बाहर जा रहा है। द इनफ्लो ऑफ कैल्शियम बैलेंसेज द आउटफ्लो ऑफ K+, यानी कि जो हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा है उसको यहाँ पे बैलेंस कर देता है हमारा कैल्शियम अंदर आके। तो एक स्टेबल स्टेट बनी रहती है, कॉजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल। यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो लगभग स्टेबल हो जाता है, मतलब कि जितना हमारा घट के आया होता है उतने पे ही थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। दिस प्लेट्यू फेज प्रोलॉन्ग्स द एक्शन पोटेंशियल। और देखिए इसी की वजह से क्या होता है, इस प्लेट्यू फेज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है ना, देखिए एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि वही कि जो हमारा मतलब कि हार्ट को एक्शन करने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए होता है, तो हार्ट को एक्शन करने के आप मान के चलिए कि वही हमारा ये पोटेंशियल चाहिए होता है, तो ये थोड़ी देर के लिए हमारे एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब कि ताकि जो इंश्योरिंग सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव पंपिंग, ताकि जो हमारी हार्ट मसल्स है वो थोड़ा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन फेज हमारा ज़्यादा देर तक चलता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता रहे, इसकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्लेट्यू फेज आ जाता है, यानी यहाँ पे हमारा फेज जो है बराबर हो जाती है। अब नेक्स्ट फेज में देखिए क्या होता है, अब हमारा फाइनली आ जाता है फेज नंबर 3, जिसमें हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो यहाँ पे ये भी हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, वाइल K+ कंटिन्यूज टू लीव द सेल। और जबकि यहाँ पे K+ क्या होता है, ये कंटिन्यू बाहर जाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भाई ये है यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए कोई अंदर तो आ नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे अब यहाँ पे फिर से जो हमारी मेम्ब्रेन है तो पॉजिटिव अंदर से बाहर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन हमारी फिर से जो है अंदर हमारी निगेटिव चार्ज हो जाएगी
और बाहर हमारी फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो दोबारा से हमारा 30 मिलीवोल्ट से घट के -90 मिलीवोल्ट यानी कि रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो K प्लस चैनल्स डोमिनेट्स एज Ca2 प्लस चैनल्स क्लोज, ठीक है, क्योंकि K प्लस चैनल डोमिनेट कर देते हैं क्योंकि Ca2 प्लस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेज, यानी कि ये हमारा रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है ड्यू टू कंटिन्यूड इफ्लक्स ऑफ H प्लस, क्योंकि हमारा K प्लस जो है कंटिन्यू बाहर जाते ही जा रहा है। द सेल रीपोलराइजेज एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन। और देखिए इसी फेज को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। देखिए रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जैसे हमारी जैसा हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले था वैसे ही दोबारा हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहले हमारा डीपोलराइजेशन होता है, फिर हमारा रीपोलराइजेशन होता है, तो वही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों ने न्यूरॉन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा था तब तो ये बहुत ईजी लग रहा होगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फेज 4 की बात करें तो द सेल रिमेन्स एट इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंटिल इट इज डीपोलराइज अगेन बाय न्यू स्टिमुलस, यानी कि वही चीज़ है कि जब हमारे हार्ट को दोबारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना होता है तब तक हमारी सेल थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज पर चली जाती है, और ये हमारा बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। के प्लस चैनल्स मेंटेन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय अलाउिंग के प्लस टू फ्लो आउट वाइल Na प्लस के प्लस एटीपीज पंप रिलेटिवली मेंटेन आयन ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो है बेसिकली हमारे सोडियम पोटेशियम का एक पंप होता है, जिसकी वजह से हमारे 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 के प्लस अंदर आता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा मेंटेन रहता है। बाकी द सेल इन इट्स रेस्टिंग स्टेज एट अराउंड -90 मिलीवोल्ट अवेटिंग द नेक्स्ट डीपोलराइजेशन फेज। तो वही चीज़ है कि हमारा जो है अभी हमारा थोड़ी देर के लिए 90 मिलीवोल्ट पे मेंटेन रहती है, फिर हमारा नेक्स्ट दोबारा से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है ना। और ये टोटल हमारा कितना होता है 0.8 सेकंड का, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। बाकी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफ में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा हो गया, देखिए हम लोगों ने देखा था ना फेज 4 हमारी क्या होती है, फेज 4 में हमारा हार्ट जो है रेस्टिंग स्टेज पे होता है, तो देखिए ये हमारी रेस्टिंग स्टेज होती है। फिर हमारा फेज 0 स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा क्या होता है रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सीधे हमारा -90 से +30 के आसपास हमारा पोटेंशियल पहुंच जाता है। तो देखिए ये हमारी फेज 0 हो गई। अब फेज 0 के बाद देखिए क्या होता है, फेज 0 के बाद हमारा यहाँ पे फेज 1 स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा इनिशियल मतलब कह सकते हो एक पार्शियल रीपोलराइजेशन स्टेट आती है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि धीरे से मतलब नीचे आना स्टार्ट तो होता है, लेकिन फिर यहाँ पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा K प्लस और Ca2 प्लस बैलेंस कर देते हैं। और ये देखिए ये सेकंड फेज में क्या होता है, K प्लस और Ca2 प्लस थोड़ी देर के लिए बैलेंस करके रखते हैं, जिसकी वजह से मेंटेन रहता है। और फिर एट लास्ट में 3 फेज में क्या होता है, दोबारा हमारा C प्लस Ca प्लस बंद हो जाता है और K प्लस कंटिन्यू बाहर जाता रहता है, जिसकी वजह से दोबारा ये गिर के हमारा जो है नॉर्मल यानी -90 मिलीवोल्ट पे वापस आ जाता है। तो देखिए यही होता है हमारे फेजेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वैसे देखिए कहने को तो हम लोगों ने बहुत सिंपली देख लिया है, वैसे ये थोड़ा सा बहुत ही डीप टॉपिक भी है, ठीक है। अगर हम लोग बहुत डीपली जाएं बट उतने में आप लोग पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। एंड सेकंड थिंग कि ये टॉपिक ना तो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली पूछा गया है, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको उतना ही देखा है जितना आपके लिए नेसेसरी था। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने एरिथमिया के टाइप्स की बात करें तो जनरली ये हमारे यहाँ पे 4 टाइप के हो जाते हैं। देखिए पहला आ जाता है हमारा ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है कि हमारा नॉर्मल से स्लो हार्ट बीट, मतलब कि जब हमारी हार्ट बीट यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाती है, मतलब 60 से भी नीचे हमारी हार्ट बीट पर मिनट चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। अब अगर हमारी हार्ट बीट यहाँ पे जनरली 80-90 से भी ऊपर चली गई, ठीक है, 100 के आसपास चली गई या फिर उसको भी क्रॉस कर गई, तो उस हार्ट बीट को हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया। मतलब यहाँ पे हमारी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होने लगती है। और उसके बाद देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जो हमारा एरिथमिया है अगर वो हमारे सिर्फ एट्रियम वाले रीजन में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोग एट्रियल एरिथमिया भी बोल सकते हो। और दूसरा आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अगर जो हमारा एरिथमिया है वो हमारे वेंट्रिकुलर रीजन में हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के रीजन में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोल देते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेज की बात करें तो देखिए कॉजेज हमारा वही है कि हमारा सबसे मेजर कॉज है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो देखिए जैसा हम लोग को पता है कि जो हमारे पोटेशियम, कैल्शियम और हमारा सोडियम है, यही तीनों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनमें यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाए, यानी सोडियम अगर कुछ ज़्यादा ही बाहर जाने लगे, या फिर कैल्शियम हमारा कुछ ज़्यादा ही अंदर आने लगे, या फिर पोटेशियम हमारा मतलब कुछ ज़्यादा मतलब उसके चैनल्स ही ना ओपन हो या फिर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाए, मतलब कुछ भी अगर इनके बीच में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो उसी की वजह से हमें जनरली एरिथमिया देखने को मिलती है। और जो हमारी ड्रग्स हैं वो भी बेसिकली इन्हीं सब पे काम करती हैं, ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी एक रीजन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है हमारा हार्ट इवेंचुअली मतलब उसको सप्लाई मिलना कम हो जाती है, तो वो हमारा थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं कर पाता है। उसके बाद हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेस, थायराइड डिसऑर्डर्स और हमारी कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो कि यहाँ पे इसको ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है।
ना अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला सिम्टम तो हमारा ये हो जाता है पाल्पिटेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हमें फील होने लगता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो हमारी कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई है या फिर थोड़ा सा इरेगुलर टाइप की हो गई है। उसके बाद हम लोग बात करें तो डिजनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फटीग, ये सारी चीज़ें हमारी सिम्टम्स में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे जैसे क्लासेज के हिसाब से दिया गया है। जैसे इसमें हमारी सबसे पहली जो क्लास हो जाती है वो आ जाती है क्लास 1, ठीक है, क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट में हमारा जाता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं का यूज किया जाता है हमारे एरिथमिया के ट्रीटमेंट में। अब देखिए इसमें भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेज होती हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है मॉडरेट, तो हमारा ये मॉडरेटली एक्ट करते हैं, मॉडरेटली हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। फिर हमारा वीक, तो ये बहुत ही वीकली ब्लॉक करते हैं। फिर हमारा स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमारा क्विनिडीन हो गया, प्रोकेनामाइड, ठीक है, ये सारी हमारी ड्रग्स हो जाती हैं। अब सेकंड कैटेगरी हमारी आ जाती है बीटा ब्लॉकर्स। तो देखिए बीटा ब्लॉकर्स आप सभी को पता है, जो हमारा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कह सकते हो हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो चीज़ में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है तो हो सकता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम भी उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा हो। तो अगर वो हमारी जो हार्ट बीट है, ठीक है, अगर वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से बढ़ रही है तो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। ये हमारी क्लास सेकंड ड्रग्स हो जाती हैं। उसके बाद हमारी क्लास 3 ड्रग्स हो जाती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अगर मान लीजिए पोटेशियम चैनल के मतलब कि पोटेशियम चैनल के ज़्यादा ओपन होने से या फिर ज़्यादा इनफ्लक्स आउटफ्लक्स से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे एट लास्ट में आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो आप सभी को पता है यही सारे हमारे जो चैनल्स होते हैं यही तो हमारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में मेजर रोल प्ले करते हैं, यही तो हमारे हार्ट बीट कॉज करते हैं, है ना, इन्हीं की वजह से तो हार्ट बीट होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखनी है। तो देखिए यही है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। और मेनली हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को, और बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, तो देखिए जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो हमारे एंटी एरिथमिक एजेंट्स की क्लास होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बहुत सारे डिफरेंट की कार्डियक एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो ये हमारे जो है क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये हमारे सोडियम एंस के सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। और मेनली ये क्या करेंगे, ये उसके इनफ्लक्स, मतलब कि जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि हमारा फेज 0 में क्या होता है, सोडियम अंदर आना स्टार्ट होता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम अंदर आना थोड़ा सा बंद हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज। तो डीपोलराइजेशन फेज हमारा क्या होता है, फेज 0 होता है ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल विच स्टेबलाइजेस द कार्डियक मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसेज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारी कार्डियक मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगी और हमारी जो एक्साइटेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहीं से तो हमारा एक्साइटेशन स्टार्ट होता है ना, डीपोलराइजेशन से। तो वही हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हमारा एक्साइटेशन स्टॉप हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए दे वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। अब देखिए आपको पता है डीपोलराइजेशन में ही तो क्या होता है, हमारे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। तो अगर हम लोगों ने सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दिया तो डीपोलराइजेशन हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ही स्लो हो जाएगी, विच कैन प्रोलॉन्ग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब कि जो हमारा कह सकते हो हार्ट का रेस्टिंग पीरियड है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाती है। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा इसके अंदर हमारी 3 सब क्लास थी। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहला सब क्लास हो गया क्लास फर्स्ट ए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, दे आर इंटरमीडिएट, मतलब कि हमारे इंटरमीडिएट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, थोड़ा सा कह सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और उसके साथ साथ हमारे ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें ये और इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कंडक्शन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, ठीक है। और यूजेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों टाइप के एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड सब क्लास की बात करें तो ये हो जाती है हमारे क्लास फर्स्ट बी, ठीक है। तो ये हमारे वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि फर्स्ट डे वाले प्रोलॉन्ग कर रहे थे, ये हमारे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा जैसे इसका मैग्जिलेटिन हो गया, ठीक है, और लिडोकेन हो गया। यूजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसका यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एट्रियल एरिथमिया में इसका कोई भी यूज नहीं होता है।
और क्लास फर्स्ट सी की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो है कंडक्शन को स्लो कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन पे भी थोड़ा सा अपना इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इफेक्ट शो करते हैं। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा फ्लेकेनाइड हो गया और प्रोपेफेनोन हो गया। और यूजेज की बात करें तो इसका यूज ना हम लोग बहुत ही मतलब जो एक्सट्रीम लाइफ थ्रेटनिंग हमारे एरिथमिया होते हैं, चाहे वो हमारा एट्रियल हो चाहे वेंट्रिकुलर हो, उसमें हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इसका हमारे यहाँ पे वेरी करता है, जैसे हमारी कुछ ड्रग्स ओरली एब्जॉर्ब होती है जैसे फ्लेकेनाइड हो गया। ठीक है, और कुछ हमारे यहाँ पे आईवी रूट से भी दी जाती हैं। ठीक है, अदर्स में भी एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है जनरली हाई होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे लिवर से मेटाबोलाइज हो जाते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारे जनरली किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे प्रो एरिथमिया। देखिए यहाँ पे प्रो एरिथमिया का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी स्लो हो गई। ठीक है, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो गया। अब हम लोगों ने उसको ट्रीट करने के लिए इसको दिया, लेकिन इसने क्या किया कि हार्ट बीट को यहाँ पे इसने बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी बढ़ा दिया, यानी टैकीकार्डिया कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक टाइप की एरिथमिया को ट्रीट करके इसने दूसरी टाइप की एरिथमिया को डेवलप कर दिया। तो ये इसके काफ़ी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारा डिजनेस, सीजर्स, और उसके बाद हमारा हाइपोटेंशन। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर, ये सारे हमारे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्लास की बात करें तो ये हमारे बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, जैसे इसमें सिंपली हमारे क्या होते हैं, एंटी एरिथमिक एजेंट होते हैं। और ये हमारे क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके जो भी हमारा एड्रेनलिन और अदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनके इफेक्ट को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। क्योंकि ये हमारे इसी रिसेप्टर पे तो बाइंड होते हैं। अगर ये रिसेप्टर बाइंड हो गया तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो कि हमारे क्या करता है, हार्ट रिदम को स्टेबलाइज करता है। अब देखिए ये हमारे मेनली उन्हीं एरिथमिया में इफेक्टिव होते हैं जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन से होता है। ठीक है, मतलब अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तभी ये काम करेंगे। अगर एरिथमिया हमारा इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेज की वजह से तो हमारा ये काम नहीं करेगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा देखने वाली होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे ये जो है हमारे बीटा एनर्जिक रिसेप्टर्स को यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे कैटाकोलामीन्स होते हैं, जैसे हमारा एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, उसके इफेक्ट को यहाँ पे ये रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हमारे क्या करता है, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाती है। ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, और हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका हमारा इसके अंदर ड्रग्स हो गए, मेटाप्रोलोल हो गया, एडिनोलोल, ये सभी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी देखते चले आए। बीटा ब्लॉकर्स हमारे लगभग सभी टाइप की हार्ट डिजीज में यूज होते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, तो देखिए ये दोनों हमारे कह सकते हो एक टाइप की एट्रियल एरिथमिया का टाइप है। ठीक है, उसके बाद हमारे वेंट्रिकुलर एरिथमिया, तो इनमें भी इसका यूज देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, तो ये हमारी क्लास थर्ड में आती हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे जो कि हमारे क्या करती हैं, मेनली हमारे रीपोलराइजेशन पेस को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने का काम करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे क्या करते हैं, हमारे पोटेशियम के आउटवर्ड फ्लो को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। और पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम तो हमारा सेल से बाहर जाता है, तभी तो हमारा रीपोलराइजेशन होता है ना। तो अगर हमारा यहाँ पे पोटेशियम जो है हमारा जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा पोटेशियम बाहर जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रीपोलराइजेशन फेस है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे मतलब ये हमारे रीपोलराइजेशन फेस में यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा रीपोलराइजेशन होता है। बाय ब्लॉकिंग दीज पोटेशियम चैनल्स दे डिले रीपोलराइजेशन। अब देखिए रीपोलराइजेशन हमारा हो किसकी वजह से रहा था, पोटेशियम की वजह से। अब अगर यही चैनल ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, हमारा जो रीपोलराइजेशन है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। दे आर बाय प्रोलॉन्गिंग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि रीपोलराइजेशन थोड़ा सा जो है डिले हो जाता है। ठीक है, यूजेज की बात करें तो हमारे जो है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और वेंट्रिकुलर एरिथमिया, तो इन सब में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे ये भी हमारी एक टाइप की एंटी एरिथमिक ड्रग होती हैं जो कि हमारे कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, प्राइमरली, और ये हमारी मेनली क्या होता है, जो भी हमारा एवी नोड और एसए नोड होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये हमारा काम करती हैं, विच आर क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रिदम, जो कि हमारे हार्ट रिदम को रेगुलेट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। आप सभी को पता है भाई, यही एसए नोड ही तो हमारा पेस मेकर होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारा एल टाइप यानी लीकेज कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है। ठीक है, हमारे कार्डियक और स्मूथ मसल सेल्स में।
दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड कैल्शियम एंट्री इनटू दीज सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कैल्शियम एंटर हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कैल्शियम जब हमारे फेस 1 में एंटर करता है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे हमारा कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल हमारा प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हो जाएगा तो हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकुलरली इन नोडल टिश्यूज, तो मेनली जो हमारा नोडल टिश्यू यानी कि जो एसए नोड है और एबी नोड है, इसमें मेनली ये काम करते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, इसमें यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब मेनली ये हमारी एट्रियल एरिथमिया में ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ये थे हमारे यहाँ पे एंटी एरिथमिक एजेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। और इसके बाद यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हमारी क्या होते हैं, हमारी वो दवाएं होती है जो कि हाइपरलिपिडेमिया यानी कि देखिए हाइपर मतलब बड़ा हुआ, और लिपिडेमिया मतलब कि लिपिड्स का लेवल, यानी कि देखिए जब हमारी बॉडी में लिपिड्स का मतलब हमारे फैट्स ऑयल्स हो गए, इनका लेवल जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है। तो इसको भी देखने से पहले हम लोग यहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स को। हमें ये देखना कि ये हाइपरलिपिडेमिक मतलब क्या है, हाइपरलिपिडेमिया। तो देखिए सिंपल से अगर हम लोग समझे ना, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स आर मेडिकेशंस डिजाइन टू लोअर लिपिड लेवल्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो हाइपरलिपिडेमिक जो टर्म ही है ना, हाइपर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें, हाइपर और लिपिडेमिक मतलब हमारे यहाँ पे लिपिड से कह सकते हो, लिपिड है ना। तो हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिड मतलब कि हमारी बॉडी में लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है भाई, हमारा फैट हो गया, है ना। यही सब तो हो गया, फैट हो गया, ऑयल्स हो गया, यही तो लिपिड्स होते हैं। तो देखिए जो जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे लिपिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी ये जो हमारे फैट्स का है, ठीक है, इन सब का लेवल जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। और इसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है। मतलब ये हमारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि हमारे लिपिड लेवल को यहाँ पे ब्लड में लो करने का काम करती हैं। पार्टिकुलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब हमारी बॉडी में लिपिड का जब सबसे मेजर फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में लिपिड जिस फॉर्म में रहते हैं, वो मेनली हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ ये है ना कि चलो ठीक है, हमारी बॉडी में लिपिड बढ़ गया तो हमें उसको ट्रीट करने के लिए दवाएं देते हैं, बट आखिर इससे नुकसान क्या है? क्योंकि अगर हम लोग दवा दे रहे हैं तो कोई नुकसान होना चाहिए। तो देखिए बहुत नुकसान है, और सबसे मेजर नुकसान मतलब कि हम लोग इसको यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब ये हाइपरलिपिडेमिया होता है, यानी हमारे लिपिड का लेवल जब बढ़ता है, तो होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये लिपिड जाके हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी सिंपल सी ब्लड वेसल्स है और ये हमारे लिपिड्स बढ़ गए, तो फिर लिपिड्स क्या होंगे, हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पे ऐसे इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे करके ये हमारे क्या कर लेंगे, ये हमारे जो है इकट्ठा होकर हमारे एक टाइप के प्लैक का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। और जब ये प्लैक बन जाएगा तो देखिए क्या होगा भाई, नॉर्मली हमारा जो ब्लड था वो आराम से फ्लो हो रहा था, लेकिन जब ये प्लैक हो गया तो हमारे ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस काफ़ी कम हो गया, है ना। यानी कि हमारे कह सकते हो वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई इस पार्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यही तो हमारी एट लास्ट में हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, है ना। जो हमारी ब्लड्स की कोरोनरी आर्टरी होती हैं, वहाँ पे बेसिकली ये हमारे लिपिड्स जाके इकट्ठा हो जाते हैं अगर हमारा ज़्यादा हो जाता है, और ये हमारी अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसको आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इस कंडीशन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी दवाएं यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है। दे हेल्प मैनेज द कंडीशंस लाइक हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि जब हमारी बॉडी में लिपिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि क्या होता है कि इसी की वजह से हमारी जो है बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मेनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर कह सकते हो इस्केमिक हार्ट डिजीज, या फिर हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपने हाइपरलिपिडेमिया को देखते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिपिडेमिया की हम लोग बात करते हैं, हमारी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड में लिपिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें मेनली हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। बाकी देखिए जी जो हमारा एलिवेटेड लिपिड लेवल्स हैं, यानी एलिवेटेड का मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसा सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और यहाँ पे स्ट्रोक। देखिए स्ट्रोक मतलब होता है कि जब हमारी, अब मान लीजिए यही लिपिड अगर हमारा कोरोनरी आर्टरी की बजाय अगर जो हमारी आर्टरी जो कि हमारे ब्लड को ब्रेन मतलब जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ जाके इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई में कमी आती है तो हमारा जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है।
तो ये कह सकते हो ब्रेन अटैक होता है। जैसे हार्ट अटैक होता है तो उसमें ब्रेन अटैक को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, तो स्ट्रोक का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, यानी कि जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो भी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से हमारे लिपिड्स बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए मेनली जो हमारे लिपिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इस हाइपर लिपिडेमिया में, तो वो हमारा मेनली होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये भी हमारे जैसे कह सकते हो दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एलडीएल एचडीएल, आप लोगों ने सुना होगा। अब ये जो हमारा एलडीएल है यही सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये हमारा थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उनको इकट्ठा करके कह सकते हो लिवर के पास पहुंचाने का काम करता है, तो ये थोड़ा बेटर होता है। बाकी हमारे मेनली ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी इसमें जैसे इसके अंदर भी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो सकता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है। आप लोग सिंपली समझो कि ये हमारे मेनली लिपिड होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड ये हमारी बॉडी में सबसे मेजर फॉर्म होता है लिपिड्स का, ठीक है। देखिए ट्राइग्लिसराइड का क्या मतलब है? ट्राइग्लिसराइड का मतलब है कि देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लिपिड है, ठीक है, तो लिपिड हमारा किससे मिलकर बना होता है? हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल से, ठीक है। ये सभी हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, आप लोग को याद होना चाहिए। तो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर हमारा लिपिड बना होता है। और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? ये जो हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, ये हमारा जो है होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। और हमारे ग्लिसरॉल से क्या होता है? हमारे 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड हमारे जो है इस एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जब आके अटैच हो जाते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। देखो ट्राई का मतलब ये कि हमारे 3 फैटी एसिड हमारे एक ग्लिसरॉल से आके अटैच हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आप लोग सिंपली समझो कि यही हमारी बॉडी में सबसे मेजर फॉर्म होता है जिसमें हमारा बॉडी में लिपिड स्टोर होता है, ठीक है। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सिम्टम्स, वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जैसे देखिए हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ गया है। अब इसका कोई ऐसा मेजर सिम्टम तो होता नहीं है। सिम्टम बेसिकली हमें तभी पता चलता है जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमारे मान लीजिए अगर वो हमारा कह सकते हो कोरोनरी आर्टरी में जाके अटैच हो गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया, तो हमारा चेस्ट पेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें ही बेसिकली जब हो जाती हैं तब हमें पता चलता है। तो ये एक मतलब साइलेंट किलर टाइप का होता है, ठीक है, तो जल्दी पता नहीं चल पाता है। बाकी वही है कि अगर ओबेसिटी वगैरह है तो उसका मतलब भी थोड़ा बहुत साइन होता है कि लिपिड का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की, तो देखिए पहली बात हम लोग यहाँ पे इसको जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। हाइपो का मतलब कम करना और लिपिडेमिक मतलब कि हमारे लिपिड को, तो मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स में देखेंगे तो आप लोग को जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के नाम से ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है, बाकी आपके सिलेबस में इसी नाम से है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए सबसे पहला क्लास और जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो जाती हैं इसके अंदर वो हो जाता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर्स। ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेनली या फिर कह सकते हो सबसे ज़्यादा यही दवाएं हमारी यूज़ की जाती हैं और इनको हम लोग यहाँ पे स्टेटिन्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सभी दवाओं के एट लास्ट में आप लोग को स्टेटिन वर्ड जो है सफिक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा यहाँ से याद भी कर सकते हो कि अगर आप लोगों को कहीं भी स्टेटिन दिखे तो आप लोग समझ जाना कि वो हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर की एक ड्रग है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात करें तो हमारा आ जाता है बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंस, ठीक है। तो देखिए इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तभी समझ पाओगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो थर्ड आ जाता है हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स को हम लोग यहाँ पे फिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी कुछ दवाएं आ जाती हैं, जैसे हमारा क्लोफाइब्रेट हो गया, ठीक है, गेमफिब्रोजिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ क्लास आ जाती है लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। अब इसके अंदर मेनली जो हमारी ड्रग आ जाती है वो हमारा निकोटिनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। और फिफ्थ जो हमारी ड्रग हो जाती है, फिफ्थ जो हमारी क्लास हो जाती है वो हमारी आ जाती है स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसके अंदर हमारी ड्रग आ जाती है एजिटेमाइब, ठीक है। तो ये सारी हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाता है और सबसे डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, बाकी सबको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके नाम से ही देखें तो इनहिबिटर, ठीक है, और इनहिबिटर किसका है? HMG कोएंजाइम रिडक्टेस। तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, ये हमारा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस है, ठीक है। ये हमारा एक टाइप का क्या होता है? ये हमारा एक टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ये एंजाइम बेसिकली आखिर हमें इसको इनहिबिट करके क्या मिलता है, तो देखिए यही हमारा वो एंजाइम होता है जो कि हमारे कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हमारा जो है यही एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारा यहाँ पे जो HMG को एंजाइम है, ठीक है, तो हम ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे इसी एंजाइम की मदद से, मतलब देखिए हमारा जो HMG को एंजाइम है ये हमारा HMG को एंजाइम रिडक्टेस की मदद से हमारा कन्वर्ट हो जाता है मेवेलोनिक एसिड में, और यही मेवेलोनिक एसिड यहाँ पे हमारा फर्दर जो है मतलब कह सकते हो हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। अब ये थोड़ा सा आप लोग को जो है अपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि यही हमारा वो एंजाइम है जो कि एट लास्ट में हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इनहिबिट कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसी एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें तो क्या होगा भाई, ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो आगे की स्टेप होगी नहीं और हमारा कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, और हमारे लिए यही तो चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो हमारा HMG को एंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर है, ये इनको हम लोग यहाँ पे पहली बात स्टेटिन के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं बाय इनहिबिटिंग HMG को एंजाइम रिडक्टेस। ठीक है, एंजाइम तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही चीज़ है कि ये हमारा एक एंजाइम होता है। देखिए ये जो हमारा HMG को एंजाइम रिडक्टेस है, पहली बात इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें इसी को इनहिबिट करना है, मतलब इस एंजाइम को। तो ये करता क्या है, ये हमारा वो एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है HMG को एंजाइम को मेवेलोनेट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो और जो कि क्या होता है एन अर्ली एंड एसेंशियल प्रिकर्सर इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा एक बहुत ही एसेंशियल और अर्ली प्रीकर्सर, मतलब इसी की हेल्प से एट लास्ट में हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है ना। तो देखिए स्टेटिन्स क्या करते हैं, स्टेटिन्स एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ये हमारे एक टाइप के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जाके इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं इफेक्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इफेक्टिवली लोअरिंग प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से देखिए कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमारा लिवर में होता है इसी एंजाइम के थ्रू। तो जब ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो ये हमारा प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, है ना। दिस इनहिबिशन लीड्स टू डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब इसी की वजह से क्या होगा, लास्ट में हमारा जो है इंट्रासेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि जैसे जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर, ठीक है, तो इस लिवर के अंदर ही बेसिकली कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल बनता है ना। और यही कोलेस्ट्रॉल देखो फर्दर क्या होता है, यही कोलेस्ट्रॉल फर्दर जो है कह सकते हो हमारे मतलब कुछ पाथवेज के थ्रू हमारा कन्वर्ट हो जाता है LDL में। ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। ठीक है, और ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो बेसिकली मतलब कोलेस्ट्रॉल का ही हम लोग इसको एक टाइप भी बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट मेनली यहाँ पे 90% पार्ट इसका कोलेस्ट्रॉल होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, तो पहली बात तो इसकी सिंथेसिस जब इनहिबिट हो गई तो पहली बात हमारा अमाउंट तो कम होना ही है, और दूसरी बात क्या होता है कि इस लिवर पे जो है इस LDL के, ठीक है, मतलब इस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के हमारे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के जो भी रिसेप्टर्स है ना, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब ये काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा LDL है ये फर्दर हमारा दोबारा से इस जो है कह सकते हो लिवर के इन मतलब इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, और ये फर्दर यहाँ पे हमारे कोलेस्ट्रॉल में कह सकते हो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए हुआ क्या, हमारे दो फायदे हुए। पहली बात तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई, और दूसरी बात ये जो हमारे LDL थे, ठीक है, जो हमारे ब्लड में थे, ठीक है, तो इनका भी अमाउंट यहाँ पे क्या हुआ, कम होने लगा, क्योंकि इनको यहाँ पे लिवर ने दोबारा से रीअपटेक करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रग्स जो है दो तरीके से काम करती है। ठीक है, पहली बात ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को डायरेक्टली इनहिबिट कर देती है, दूसरी बात हमारे LDL के लेवल्स को भी कम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो देखिए दिस इनहिबिशन लीड्स टू अ डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल विच ट्रिगर्स एन अप रेगुलेशन, यानी कि जो कि हमारे LDL रिसेप्टर्स के अप रेगुलेशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, ऑन हेपेटोसाइट सरफेसेज, यानी कि जो हमारी लिवर की सरफेसेज होती हैं कह सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स इंक्रीज द अपटेक ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये देखो ये क्या करता है, ये हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे अपटेक यानी कि इस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को दोबारा से अपटेक करने लगते हैं फ्रॉम ब्लड, देयर बाय रिड्यूसिंग LDL लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल है ये भी हमारा कम होने लगता है। और देखिए यही सबसे मतलब आप कह सकते हो सबसे खतरनाक यही होता है, तो इसी को हमें कम करना होता है। बेसिकली इस हाइपरलिपिडेमिया में यही सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है, हमें इसी को कम करना होता है, तो देखिए कम हो जाता है इसी तरीके से। दे सोज मैक्सिमम एक्टिविटी इन मिड नाइट, और ये जो हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं ये अपना मैक्सिमम एक्टिविटी जो है मिड नाइट में शो करती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे रात में ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग ये समझ ही चुके हो। और अगर हम लोग यहाँ पे इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जनरली यहाँ पे ओरली ही लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे कुछ कह सकते हो स्टेटिन्स होते हैं जो कि जैसे हमारा
एटोरवास्टेटिन हो गया, ठीक है, और हमारा फ्लूवास्टेटिन हो गया, तो ये हमारे बहुत ही हाईली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि कुछ हमारे जैसे प्रोवास्टेटिन हो गया ये हमारे थोड़ा सा लेस एब्जॉर्ब होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे जो है बहुत ही हाईली प्रोटीन बाउंड नेचर के होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे जो है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म में जाते हैं ना, कि इनका बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। जो हमारा एटोरवास्टेटिन होता है, ठीक है, और सिम्वास्टेटिन हो गया और लोवास्टेटिन हो गया, तो ये हमारे जो है साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम के थ्रू हमारे कह सकते हो मेटाबॉलाइज होते हैं। और बाकी जो हमारे कुछ और ड्रग्स हो गए जैसे हमारा रोजुवास्टेटिन हो गया और फ्लूवास्टेटिन हो गया, ये हमारे साइटोक्रोम P2C9 के थ्रू यहाँ पे मेटाबॉलाइज होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारा स्टेटिन जो है प्राइमरली ये हमारे बेसिकली जो है बाइल के थ्रू और यहाँ पे किडनी के थ्रू थोड़ा सा एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे साइड इफेक्ट हमारा इसका जैसे मसल पेन हो गया, वीकनेस हो गई, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, कॉग्निटिव इफेक्ट्स यानी कि थोड़ा सोचने समझने की प्रॉब्लम, और उसके बाद डाइजेशन इशूज और एलर्जिक रिएक्शंस, ये हमारे कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ अपनी ड्रग्स की बात करें जो कि थोड़ा सा बहुत कभी कभी 2 मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, तो सबसे पहली ड्रग हमारी आती है लोवास्टेटिन। तो ये हमारी फर्स्ट ड्रग थी, ठीक है, जिसको क्लिनिकली यूज किया गया था, और ये हमारी वही है कि एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। और बाकी हमारे हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करती हैं, इवनिंग मील में इनको लिया जाता है। और साइड इफेक्ट इसके यहाँ पे मसल पेन, लीवर एंजाइम एलिवेशन, जीआईटी सूज, ये सारी चीज़ें इसके साइड इफेक्ट हो जाती हैं। सेकंड ड्रग हमारी यहाँ पे सिम्वास्टेटिन हो जाती है। तो ये हमारी जो है लोवास्टेटिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा एफिकेशियस और ट्वाइस पोटेंट, मतलब कि ज़्यादा पोटेंट देखने को मिलती है, डबल पोटेंट होती है, ठीक है। और एटोरवास्टेटिन की बात करें तो ये हमारी थोड़ी सी न्यूअर स्टेटिन है, ठीक है, इसको जल्दी ही डिस्कवर किया गया। और दूसरी बात ये हमारी एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, काम इसका भी सेम ही है, ठीक है। और आज के दिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, ठीक है। और साइड इफेक्ट इसका भी यहाँ पे मसल पेन, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्लास की, जो कि हमारे हो जाते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ठीक है। तो देखिए बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक टाइप की मेडिकेशंस होती हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के अंदर, जो कि हमारे लो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने का काम करती हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो देखिए दे वर्क बाय बाइंडिंग टू बाइल एसिड्स इनटू द इंटेस्टाइन। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि होता क्या है कि जो हमारा बाइल एसिड होता है, ठीक है, तो बाइल एसिड ही बेसिकली क्या होता है कि यही कह सकते हो हमारे कह सकते हो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है, इन सबका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारे बाइल एसिड के थ्रू ही होता है ना। और ये बाइल एसिड जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो बाइल एसिड है ये बनता हमारा कोलेस्ट्रॉल से ही है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ही यहाँ पे आगे जाके बाइल एसिड को बनाने का काम करता है। और ये बाइल एसिड क्या करता है, हमारे जितने भी कह सकते हो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और बहुत सारी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में ये अपना मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए होता क्या है कि जो बाइल एसिड है ना, ठीक है, तो ये बनता कोलेस्ट्रॉल से है। और होता क्या है कि बनने के बाद ना, जैसे इसका जब यूज होता है तो ये कह सकते हो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब लीवर में ये जो है दोबारा से हमारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जितनी भी ड्रग्स है ना बाइल एसिड सिक्वेशन, ये इसके रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती हैं। अच्छा, जब इसका रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, लीवर को भाई दोबारा से बाइल एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा बार बार, है ना। तो जब बार बार बाइल एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, बाइल एसिड बनता तो कोलेस्ट्रॉल से ही है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी से यूज कर लेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, और हमें यही तो चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। दे वर्क बाय बाइंडिंग टू बाइल एसिड इनटू द इंटेस्टाइन, तो ये हमारे बाइल एसिड से बाइंड हो जाते हैं। दे दीज बाइंडिंग, और इस बाइंडिंग से क्या होता है, हमारे एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाइल एसिड है उनका रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि द लिवर मस्ट कन्वर्ट, यानी कि एज अ रिजल्ट जो हमारा लिवर है वो यहाँ पे जो भी मोर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उनको बाइल एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारे जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उनके अंदर यहाँ पे एक डिक्रीज देखने को मिलने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे जैसे कोलेस्टाइरामाइन हो गया, कोलेस्टिबॉल हो गया और हमारा कोलेस्वेलम हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और हमारे कुछ, अब जैसे हमारा हमारा बाइल एसिड ही हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करता है, तो उसका लेवल अगर कम होगा, ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर हो सकता है। तो ये सारे इसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्लास की, तो ये हो जाते हैं हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिए अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर है, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि बेसिकली करता है कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तब आप लोग समझोगे, ठीक है। तो देखिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर हमारी एक क्लास ऑफ एजेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। देखो
लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये हमारा एक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये जो हमारी एक्टिवेटर ड्रग्स होती हैं तो क्या करती है भाई, सिंपल सी बात है, एक्टिवेटर मतलब इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है, विच प्लेज अ की रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए कैसे करता है वो हम लोग समझ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम लोग बात करें तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर इनहेंस द एंजाइम्स एक्टिविटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड, यानी कि देखिए ये जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे ये ड्रग्स हमारे इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन लाइपोप्रोटीन। देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ये जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, तो आप लोगों को पता है ट्राइग्लिसराइड्स हमारे क्या होते हैं भाई, यही तो हमारे लिपिड का सबसे मेजर फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, है ना। और ये क्या होते हैं, ये हमारे मिल्की किससे बने होते हैं, मिल्की बने होते हैं हमारे फैटी एसिड और अल्कोहल से। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारा ग्लिसरॉल और अल्कोहल से, सॉरी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, है ना, तो ये हमारा फैटी एसिड तो हमारे ग्लिसरॉल हो गए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो है ये जो हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होते हैं ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को ही हमारे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, मतलब ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अच्छा, जब इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी और हमें वही तो चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज हैं एक्टिवेटर हैं, ये हमारे इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स का जो है हाइड्रोलिसिस बढ़ा देता है इन लाइपोप्रोटीन्स। तो देखिए लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली वही हमारे जैसे एलडीएल हो गया, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हमारा वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसी के अंदर हमारा एक टाइप होता है काइलोमाइक्रॉन्स। तो इन सभी के अंदर हमारा बेसिकली कह सकते हो यही ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उनका कह सकते हो ब्रेकडाउन इनके अंदर बढ़ा देता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो वही चीजें कि हमारा फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। By facilitating the breakdown of triglycerides, these agents promote the clearance of triglycerides rich lipoproteins। तो देखिए वही चीज़ है कि जब ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जो हमारे लाइपोप्रोटीन है जो कि ट्राइग्लिसराइड में रिच है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड देखने को मिलता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसकी वजह से ओवरऑल जो लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना। साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारे कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेज और एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग की, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास की, तो ये हो जाते हैं हमारे लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब देखिए ना, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा देखना चाहें तो ये बेसिकली करता क्या है, देखिए पहला इसमें इसके दो काम होते हैं, ठीक है, जैसे इसका नाम ही है, पहला इसका लाइपोलिसिस। देखिए पहली बात इसके आगे लगा हुआ है इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिट करेगा। और क्या इनहिबिट करेगा, देखिए दो चीज को इनहिबिट करेगा। पहला ये लिपोलिसिस को इनहिबिट करेगा, और दूसरा हमारा ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। अब इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। देखिए ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को यहाँ पे ये इनहिबिट करेगा, ठीक है, सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये तो चलो अच्छी बात है ना, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस जब इनहिबिट होगी तो हमारा ट्राइग्लिसराइड कम बनेगा, तो ये तो चलो अच्छा है। और ये दूसरा क्या एक्शन करता है, हमारा लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करता है। देखिए दो है ना, लिपोलाइसिस इनहिबिटर और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, दोनों के साथ है, ठीक है। अब ये लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा। अब देखिए लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन, और लिपिड का ब्रेकडाउन तो यार हमारा जरूरी चीज़ है, मतलब ये तो अच्छी चीज़ है हमारे कह सकते हो हाइपरलिपिडेमिया में, क्योंकि हमें यही तो चाहिए कि हमारा लिपिड जो है ब्रेक हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे ये लिपोलाइसिस को भी इनहिबिट करता है, यानी लिपिड ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करता है। क्यों करता है, देखिए दोनों चीज़ें ना थोड़ा अलग अलग जगह पे होती है, वो चीज़ आप लोग समझिएगा। होता क्या है कि देखिए जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारा लिपिड है ना, ये मेनली हमारा कहाँ स्टोर होता है। देखिए लिपिड का स्टोरेज कहाँ होता है, लिपिड का स्टोरेज होता है हमारे एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। अच्छा देखिए जब हमारे एडिपोज टिश्यूज में जो लिपिड स्टोर होता है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म में, समझ रहे हो, वो हमारी बॉडी में कुछ कर नहीं रहा है, स्टोर के फॉर्म में। तो अगर हमारी बॉडी में क्या होता है कि कभी कभी जब लिपिड की कमी हो जाती है, या फिर लिपिड का कह सकते हो हमारी बॉडी में ज़्यादा जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, ये इस स्टोर फॉर्म से लिपिड को जो है कह सकते हो ब्रेक डाउन करा के, ठीक है, लिपिड को हमारा ब्रेक डाउन करा देता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है कह सकते हो हमारे लिवर में जो है इसको जो है दोबारा से यहाँ पे यूज कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से क्या होता है, एडिपोज, देखो सिंपली समझो, हो तो ये ब्रेक डाउन रहा है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन का मतलब है कि हमारे यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज से क्या होता है, लिपिड यहाँ पे हमारी जहाँ जरूरत होता है वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। तो देखिए इस लिपोलिसिस को यहाँ पे ये इनहिबिट करता है, मतलब कि
थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक है, कि होता क्या है कि जो ट्राइग्लिसराइड हमारे एडिपोज टिश्यूज में है, थोड़ा सा आप समझिएगा, तो ये क्या होता है कि ये हमारा जब ब्रेकडाउन होता है, मतलब इनका जब लाइपोलाइसिस होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स में, और यही फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिवर में जाके दोबारा से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब ये यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो लिवर को या फिर कह सकते हो बॉडी को जरूरत है, तो ये लिवर में जाके दोबारा से बनने लगते हैं। और हमें हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो यही चाहिए ना कि ये हमारे ना बने। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इनहिबिट करता है, थोड़ा समझिएगा, समझेंगे तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे इस वाले पाथवे को ये इनहिबिट कर देता है, ताकि क्या हो कि जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वहाँ से हमारा लिपोलाइसिस हो ही ना, यानी वहाँ से जो हमारा ट्राइग्लिसराइड स्टोर है वो स्टोर ही रहे, वो दोबारा से हमारी बॉडी में यूज में ना आए, ठीक है। तो ये इसको इनहिबिट कर देता है। और दूसरा दूसरा ये हमारे ट्राइग्लिसराइड की ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। क्यों, कैसे, ये हमारा वही जो हमारा हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, देखिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम होता है ये इसकी एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। मतलब ये दो काम करता है। पहली बात तो ये इस यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज में जो लिपोलाइसिस है इसको यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, ताकि ये हमारा ताकि ये जो है हमारा लिवर में जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट ना हो सके। और दूसरा ये हमारे जो है लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है, जो कि हमारे कह सकते हो जो हमारे लिवर में या फिर कह सकते हो हमारे ब्लड में जो भी ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद हैं उनकी हाइड्रोलिसिस को बढ़ा सके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एट लास्ट में हमारे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल में यहाँ पे कमी आ जाए, है ना। ये सारे बेसिकली हमारे कह सकते हो इसी कोलेस्ट्रॉल से मिलके या फिर कह सकते हो हमारे ट्राइग्लिसराइड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये अल्टीमेटली हमारे कह सकते हो लिपिड का लेवल लो ही हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा फ्लशिंग, मतलब कि स्किन में यहाँ पे रेडनेस, वार्म, ठीक है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और कुछ हमारे जीआईटी से जो मसल पेन देखने को मिल सकता है। और फाइनली हमारी लास्ट ड्रग आ जाती है स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि कह सकते हो 60 से 70% जो हमारा लिपिड का जो लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये तो हमारी बॉडी खुद ही से बना लेती है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है लिवर में, है ना, हम लोगों ने देखा। लेकिन जो कह सकते हो 20 से 30% पार्ट होता है वो हम लोग डाइट से लेते हैं। तो ये स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर क्या करते हैं कि हमारे स्टेरॉल मतलब कह सकते हो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा बेसिकली ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो हमारा डाइट से आ रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी में फर्दर कोलेस्ट्रॉल ना आ सके, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्लॉस होती हैं जो कि हमारे लिपिड लोवरिंग एजेंट होते हैं, और ये हमारे ब्लॉक करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे ये ब्लॉक कर देते हैं। और कैसे करते हैं, देखिए कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन होता है नाइमन पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे एक टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है जो कि हमारे एंटेरोसाइट्स हमारे क्या होती हैं, जो कि हमारी सेल्स होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। तो यही बेसिकली कह सकते हो हमारे इस मतलब कोलेस्ट्रॉल को कह सकते हो एब्जॉर्ब कराने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो ये क्या करते हैं, ये इसी को इनहिबिट कर देती हैं। और जब ये इनहिबिट हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है, दिस प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम डाइट एंड बाइल इनटू एंटेरोसाइट्स। तो यही हमारा होता है जो कि अपटेक करता है कोलेस्ट्रॉल का। तो जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, अपटेक हो नहीं पाएगा और हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फटीग और हेडेक, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये था आप लोग का कंप्लीट एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे और आप लोग की फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। कल आपको लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएगी और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी, और इसको हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 दिन, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे आपकी फार्माकोग्नोसी को ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।